नमस्कार और बिहार मैटर्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक में गहराई से उतरने वाले हैं जो ना सिर्फ हमारे एग्जाम्स के लिए बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बेहद जरूरी है, और वो है स्वास्थ्य, रोग और हमारी इम्यूनिटी। तो आज के हमारे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेहत का असल मतलब क्या होता है, फिर जानेंगे कि बीमारियां कितने तरह की होती हैं, उनके पीछे कौन से छोटे छोटे दुश्मन छिपे हैं, वो फैलती कैसे हैं, और सबसे जरूरी, हमारा शरीर इन सबसे लड़ने के लिए कैसे तैयार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हम ये शब्द स्वास्थ्य और रोग दिन में कितनी ही बार इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम इनका सही मतलब जानते हैं? अब देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की परिभाषा बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी ना हो। नहीं, इसका मतलब है कि आप शारीरिक रूप से फिट हों, मानसिक रूप से शांत और खुश हों, और सामाजिक रूप से भी लोगों से जुड़े हुए हों। तो इसे याद रखने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। असली सेहत इन तीन चीजों का जोड़ है: एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मन और एक स्वस्थ समाज। अगर एक भी चीज गड़बड़ है तो मतलब सेहत का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। और इसके ठीक उलट है बीमारी यानी रोग। रोग वो कोई भी हालत है जब हमारे शरीर का नॉर्मल कामकाज बिगड़ जाए। जैसे मान लीजिए बुखार आया, तो इसका मतलब है कि शरीर का तापमान कंट्रोल करने वाला सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अब स्वास्थ्य और रोग का मतलब तो साफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीमारियां आखिर होती कितने तरह की हैं। मोटे तौर पर हम बीमारियों को दो बड़ी कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहली हैं संचारी यानी कम्युनिकेबल बीमारियां। ये वो हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी या कोविड। दूसरी हैं गैर संचारी या नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां। ये फैलती नहीं हैं, बल्कि ये ज्यादातर हमारी लाइफस्टाइल यानी हमारे रहन सहन और खानपान की आदतों की वजह से होती हैं, जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर। तो ये जो फैलने वाली बीमारियां हैं, इसके पीछे आकर है कौन? चलिए आज मिलते हैं उन छोटे छोटे अनदेखे दुश्मनों से जिन्हें विज्ञान की भाषा में पैथोजेंस यानी रोगाणु कहते हैं। सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया। ये सिंगल सेल्ड जीव हैं जो हमारे शरीर में घुसकर बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जैसे कीबी का बैक्टीरिया है जो हवा से फैलता है और सीधे फेफड़ों को निशाना बनाता है, या फिर हैजा का बैक्टीरिया जो गंदे पानी या खाने से शरीर में जाकर पूरे पाचन तंत्र को हिला देता है। अब बैक्टीरिया से भी ज्यादा शातिर होते हैं वायरस। पता है क्यों? क्योंकि ये अपने आप में जिंदा भी नहीं रह सकते। ये हमारे ही शरीर की कोशिकाओं, हमारे सेल्स के अंदर घुस जाते हैं और फिर हमारी ही मशीनरी को हाईजैक करके अपनी हजारों लाखों कॉपीज बनाने लगते हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसा घुसपैठिया जो आपके ही घर में घुसकर आपके ही सामान से अपनी फौज बना रहा हो। फिर आते हैं प्रोटोजोआ। इनको ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अक्सर एक सवारी की जरूरत पड़ती है। इसी सवारी को हम वेक्टर कहते हैं। जैसे मलेरिया फैलाने वाला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, वो खुद उड़कर हम तक नहीं आ सकता। उसे मादा एनोफिलीज मच्छर की मदद चाहिए होती है, जो उसे एक बीमार इंसान से एक स्वस्थ इंसान तक पहुंचाती है। और हाँ, फंगस यानी फफूंद को कैसे भूल सकते हैं? ये अक्सर हमारी त्वचा पर हमला करते हैं, जैसे दाद या एथलीट फुट, जो खास तौर पर नमी वाली जगहों पर ज्यादा पनपते हैं। तो हमने दुश्मनों की पहचान तो कर ली, लेकिन सवाल यह है कि ये एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचते कैसे हैं? और यहीं पर एंट्री होती है वेक्टर्स की, यानी इन बीमारियों को ढोने वाले वाहकों की। अब जो बात हम देखने वाले हैं वो बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए समझ लीजिए एक गोल्डन ट्रिक है। मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में ये एक लाइन आपको पूरे नंबर दिला सकती है। तो चलिए इस मैड एफकेएस कोड को डिकोड करते हैं। बहुत आसान है। पहला हिस्सा है MAD। M से मलेरिया, जिसे फैलाता है A से एनाफिलीज मच्छर, D से डेंगू, जिसे फैलाता है A से एडीज मच्छर। अब दूसरा हिस्सा FKS। F से फाइलेरिया, जिसका वेक्टर है K से क्यूलेक्स मच्छर, और आखिर में काला आजार, जिसे फैलाती है S से सैंड फ्लाई। बस इतना याद कर लीजिए, काम हो गया। अच्छा, तो इतने सारे दुश्मनों और उनके फैलने के तरीकों के बारे में जानकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के पास अपना एक कमाल का डिफेंस सिस्टम है, एक शानदार सुरक्षा प्रणाली। इम्यूनिटी, या जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं, ये असल में हमारे शरीर की वो ताकत है जो इन बाहरी हमलावरों से लड़ती है।
आप इसे अपने शरीर का सिक्योरिटी सिस्टम मान सकते हैं, जो 2400 घंटे पहरा देता है। अब देखिए, हमारी इम्यूनिटी के दो मेन लेवल होते हैं। पहली है जन्मजात प्रतिरक्षा। ये वो जनरल सिक्योरिटी है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, जैसे हमारी त्वचा जो कीटाणुओं को अंदर घुसने ही नहीं देती, या हमारे पेट का एसिड जो खाने के साथ आए कई बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। ये हमारी स्पेशल फोर्सेस की तरह है। ये जन्म के बाद बनती है, जब हमारा सामना अलग अलग दुश्मनों से होता है, और ये हर दुश्मन को पहचान कर उससे लड़ने के लिए खास हथियार बनाती है। अब ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं, इनको बनाने के भी दो तरीके हैं। पहला, सक्रिय प्रतिरक्षा। इसमें हमारा शरीर खुद मेहनत करता है। जैसे जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है या हम टीका लगवाते हैं, तो हमारा शरीर उस कीटाणु से लड़ना सीखता है, उसे याद रखता है और भविष्य के लिए एंटीबॉडीज बनाकर तैयार कर लेता है। ये लंबे समय तक हमारा साथ देती है। दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसमें हमें बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल जाती हैं, जैसे माँ के दूध से बच्चे को मिलती हैं। ये एक फ्री गिफ्ट जैसा है, लेकिन इसका असर थोड़े समय के लिए ही रहता है। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखीं। स्वास्थ्य सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन और समाज का भी संतुलन है। बीमारियां दो तरह की है, फैलने वाली और लाइफस्टाइल वाली। इन बीमारियों को फैलाते हैं बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगाणु। इन्हें एक से दूसरे तक ले जाते हैं मच्छर जैसे वाहक, और इन सब से हमें बचाती है हमारी इम्यूनिटी, जो जन्म से भी मिलती है और बाद में भी बनती है। और आज की यह सारी जानकारी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इस पर अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बिहार मैटर्स के साथ सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में। तो चलिए अपने साइंस मैराथन में अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। और ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हाई स्कोरिंग भी। हम बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र की, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें इस चैप्टर से सीधे सीधे सवाल आते हैं। कभी फैक्ट्स पूछ लेंगे तो कभी कॉन्सेप्ट। तो एक बात तो साफ है, अगर इसे ठीक से समझ लिया तो अच्छे मार्क्स पक्के हैं। और एक बात बताऊं, इसे हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने सिर्फ इस एक सिस्टम तो ढंग से समझ लिया ना, तो यकीन मानिए बायोलॉजी के कई दूसरे कॉन्सेप्ट्स वो अपने आप बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये नर्वस सिस्टम है क्या चीज? अच्छा, इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीका है। चलिए ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे शरीर का अपना पर्सनल मोबाइल नेटवर्क है। जरा सोचिए, जैसे एक मोबाइल नेटवर्क एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है ना? बिल्कुल वैसे ही ये सिस्टम हमारे शरीर के हर छोटे बड़े हिस्से को एक दूसरे से जोड़ता है, संदेश भेजता है, संदेश रिसीव करता है। मतलब पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इसी के हाथ में है। और हाँ, ये नेटवर्क जितना फास्ट होगा, हमारा रिएक्शन भी उतना ही तेज होगा। जैसे गर्म तवे पर हाथ लगते ही फौरन पीछे खींच लेना। अब इतना बड़ा नेटवर्क है तो इसे समझने के लिए थोड़ा आसान बनाते हैं। हम इसे 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं, और इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, CPA। CPMS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो CNS। ये समझ लीजिए हमारे शरीर का हेडक्वार्टर है, मेन बॉस। इसमें आते हैं हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और सारे बड़े फैसले, सारे ऑर्डर्स यहीं से पास होते हैं। इसके बाद P से आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब PNS। अब ये क्या है? ये वो सारी नसें हैं जो हेडक्वार्टर यानी हमारे CNS से निकलकर शरीर के कोने कोने तक जाती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे घर में मेन मीटर से बिजली के तार हर एक कमरे तक पहुंचते हैं। और आखिर में A का मतलब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या ANS। ये सिस्टम हमारे शरीर का ऑटो पायलट है। ये उन सारे कामों को कंट्रोल करता है जिनके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना। ये सब अपने आप होता रहता है ना। तो बस ये वही ऑटोमेटिक मोड है। अच्छा, अब इस ऑटोमेटिक मोड के भी ना 2 हिस्से हैं। समझिए गाड़ी के 2 पैडल। पहला है सिंपैथेटिक सिस्टम, ये है एक्सीलरेटर। जब भी कोई खतरा होता है तो ये गैस पेडल दबा देता है, दिल की धड़कन तेज। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये है ब्रेक। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो ये ब्रेक लगाकर गाड़ी को आराम करने देता है। ये है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। और एग्जाम के लिए याद रखने का सबसे आसान तरीका, S से स्ट्रेस, S से सिंपैथेटिक। तो हमने पूरे नेटवर्क की बड़ी बड़ी बातें तो कर लीं, CNS, PNS, ANS।
लेकिन सवाल ये है कि ये पूरा नेटवर्क, ये पूरा जाल आखिर बना किस चीज से है? तो इसकी जो सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी ईंट है वो है न्यूरॉन, यानी वो एक सिंगल तार जिससे ये पूरा नेटवर्क बनता है। तो एक मैसेज, एक सिग्नल, एक न्यूरॉन के अंदर सफर कैसे करता है? इसका रास्ता याद रखने के लिए एक कोडवर्ड है, DCAMS। DCAMS। देखिए, सबसे पहले मैसेज D यानी डेंड्राइट पर रिसीव होता है, फिर वो C यानी साइटन में प्रोसेस होता है, वहां से वो A यानी एक्सॉन नाम के लंबे तार से आगे बढ़ता है। रास्ते में M यानी माइलिन शीथ उसे इंसुलेट करके रॉकेट की स्पीड देती है, और आखिर में S यानी सिनेप्स पर पहुंचकर वो अगले न्यूरॉन को पास कर दिया जाता है। अब न्यूरॉन्स के बारे में 3 बातें एग्जाम के लिए एकदम रट लीजिए, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहली बात, न्यूरॉन सेल्स कभी डिवाइड नहीं होती, मतलब बचपन में जितनी मिल गई उतनी ही रहेंगी। दूसरी बात, माइलिन शीथ सिग्नल की स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है, जैसा हमने अभी देखा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, न्यूरॉन के अंदर सिग्नल बिजली की तरह दौड़ता है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल है, लेकिन जब उसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर कूदना होता है तो वो केमिकल बन जाता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। चलिए अब नेटवर्क के तारों से निकलकर सीधे चलते हैं इसके मेन पावर हाउस, हमारे कमांड सेंटर यानी ब्रेन के पास। और इसे समझने के लिए दिमाग में एक बड़ी सी कंपनी के हेडक्वार्टर की इमेजिन बना लीजिए। तो इस हेडक्वार्टर का जो सबसे बड़ा हिस्सा है फोरब्रेन, उसमें 3 मेन डिपार्टमेंट हैं। सबसे पहले सेरिब्रम, ये है कंपनी का CEO। सारी इंटेलिजेंस, मेमोरी, सोचना समझना सब यहीं से होता है। फिर है थैलेमस, ये है कंपनी का पोस्ट ऑफिस। बाहर से जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है उसे सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाने का काम इसका है। और तीसरा है हाइपोथैलेमस, ये है बिल्डिंग का थर्मोस्टैट। शरीर का तापमान, भूख, प्यास सब यहीं कंट्रोल करता है। अब चलते हैं दिमाग के पिछले हिस्से, हाइंड ब्रेन की तरफ। यहां पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजर बैठे हैं। पहला है सेरिबेलम, ये हमारे शरीर का बैलेंस मैनेजर है। हम जो सीधे खड़े हो पाते हैं या आप साइकिल चला पाते हैं वो सब इसकी वजह से है। और फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारे वो सारे काम संभालता है जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, ब्लड प्रेशर। सच कहें तो ये हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, इसके बिना कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमने सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर तो समझ लिया, कौन क्या है, कहाँ है। पर अब देखते हैं कि ये सब मिलकर असल में काम कैसे करते हैं। मतलब हम किसी चीज़ पर रिएक्ट कैसे करते हैं या अपने आसपास की दुनिया को महसूस कैसे करते हैं। कभी सोचा है गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ बिजली की तेजी से अपने आप पीछे क्यों हट जाता है? हमने सोचा भी नहीं होता और एक्शन हो जाता है। बस इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारे शरीर का इमरजेंसी ब्रेक है। और इसकी खास बात यह है कि इसे हमारा ब्रेन नहीं बल्कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, ताकि रिएक्शन में एक पल की भी देरी ना हो। अच्छा, हमारी आंखें ये भी तो इसी कमाल के नेटवर्क का हिस्सा हैं। और जब आंखों की बात आती है तो ये जो टेबल स्क्रीन पर है ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि किस आई डिफेक्ट के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है। और हाँ, मायोपिया वाला सवाल तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसके लिए कॉन्केव यानी अवतल लेंस यूज होता है। इसे मार्क कर लीजिए। आंखों की तरह ही हमारे कान में भी कुछ जरूरी पार्ट्स हैं। कान के अंदर 3 बहुत छोटी हड्डियां होती हैं जो हमें सुनने में मदद करती हैं, और इन्हें याद रखने का सबसे आसान तरीका है MIS। मेलियस, इंकस और स्टेपीज। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे फटाफट रिवाइज करते हैं। एक छोटा सा क्विक फायर राउंड हो जाए, देखते हैं कितना याद रहा। तैयार हैं सब? तो पहला सवाल ये रहा, ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो शरीर का बैलेंस और पोस्चर कंट्रोल करता है? जी हां, बिल्कुल सही जवाब है सेरिबेलम। याद है ना वो बाइक का बैलेंस वाली बात? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी लड़ो या भागो वाली हालत कौन सा सिस्टम एक्टिवेट करता है? और इसका सही जवाब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ट्रिक याद है ना, S से स्ट्रेस, S से सिंपैथेटिक। तो आज हमने शरीर के सुपर फास्ट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यानी नर्वस सिस्टम को समझा। लेकिन शरीर में मैसेज भेजने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। एक और तरीका है जो थोड़ा धीमा है पर बहुत पावरफुल है, और वो है केमिकल मैसेजेस यानी हार्मोन्स का। तो अब सवाल यह उठता है कि ये केमिकल मैसेजिंग सिस्टम, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, वो इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कैसे अलग है, और कैसे ये दोनों, एक तेज और एक धीमा, मिलकर हमारे शरीर को चलाते हैं।
इस दिलचस्प सवाल का जवाब हम जानेंगे अपने अगले सेशन में। नमस्कार दोस्तों, बिहार मैटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का ये हमारा आखिरी और मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी टॉपिक है। हम लोग साइंस के सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक एंडोक्राइन सिस्टम को समझने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर भले ही छोटा लगे, लेकिन यकीन मानिए बीपीएससी के एग्जाम में ये एक असली पावर पैक चैप्टर है। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, ये चैप्टर छोटा है, लेकिन बीपीएससी में इसका वजन बहुत बहुत ज्यादा है। जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, उनका ये फेवरेट टॉपिक है, स्टेटमेंट बेस्ड और मैच द फॉलोइंग जैसे सवाल बनाने के लिए। तो चलिए इस स्कोर बूस्टर चैप्टर को आज एकदम मक्खन की तरह क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर में ना कम्युनिकेशन के दो मेन सिस्टम है। पहला है हमारा नर्वस सिस्टम। इसको आप एक व्हाट्सएप मैसेज की तरह समझिए, एकदम बिजली की रफ्तार से तेज, तुरंत असर, लेकिन इसका असर भी बहुत कम देर रहता है। और दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो एक स्पीड पोस्ट की तरह है। ये केमिकल सिग्नल यानी कि हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है। तो ये होता तो स्लो है, लेकिन इसका असर बहुत लंबे समय तक बना रहता है। जैसे कि हमारी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इन सब चीजों को यही कंट्रोल करता है। तो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि ये केमिकल मैसेंजर्स हैं क्या। फिर हम मिलेंगे इस सिस्टम के बॉस और सीईओ से। उसके बाद हम शरीर के एनर्जी रेगुलेटर्स को जानेंगे और फिर इमरजेंसी और लाइफ साइकिल वाले हार्मोन्स को कवर करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एक फटाफट रिवीजन से सब कुछ पक्का कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, शरीर के केमिकल मैसेंजर्स। तो ये हार्मोन्स होते क्या हैं आखिर? बहुत ही सरल भाषा में, हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर हैं जो हमारे खून में तैरते हुए अपने खास टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और फिर वहां अपना काम करते हैं। अब हार्मोन काम कैसे करते हैं, इसको याद रखने का एक बड़ा ही सिंपल सा नियम है, GBTO। जी हाँ, G से ग्लैंड मतलब जहां हार्मोन बना, B से ब्लड यानी कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, T से टारगेट यानी उसकी मंजिल, और O से ऑर्गन जहां जाकर उसे अपना एक्शन दिखाना है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन बनाया, वो खून के रास्ते हड्डियों तक गया और हड्डियां बढ़ने लगी। सिंपल है ना? अच्छा, अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए इस सिस्टम के टॉप मैनेजमेंट से मिलते हैं, यानी एंडोक्राइन सिस्टम के बॉस और सीईओ से। ये हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। आप कह सकते हैं कि यही दोनों पूरे सिस्टम के मेन कंट्रोलर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। ये हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक पुल का काम करता है। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि एक कंपनी का HR मैनेजर है, जो सीईओ यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि भाई अब क्या करना है। इसके मुख्य कामों को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, हेट्स। H से हंगर और थर्स्ट यानी भूख और प्यास, A से ADH जो वाटर बैलेंस देखता है, T से टेम्परेचर कंट्रोल यानी शरीर का तापमान, और S से स्लीप साइकिल मतलब हमारी नींद का चक्र। ये सारे जरूरी काम हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। अब आते हैं सीईओ पर, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाकी के लगभग सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ठीक वैसे ही जैसे एक सीईओ पूरी कंपनी को चलाता है। ये पक्का करती है कि शरीर में हर कोई अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अगला हिस्सा है, जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, वहां से कई जरूरी हार्मोन निकलते हैं। इन्हें याद रखने का एक बहुत फेमस तरीका है फ्लैट पेग। इसमें F LH रिप्रोडक्शन के लिए, A एड्रिनल के लिए, T थायराइड के लिए, P प्रोलैक्टिन यानी मिल्क प्रोडक्शन के लिए, E एंडोर्फिन यानी पेन रिलीफ के लिए, और G ग्रोथ हार्मोन के लिए है। अब ये बहुत जरूरी है। ग्रोथ हार्मोन से जुड़ी जो गड़बड़ियां हैं वो बीपीएससी का एक पसंदीदा सवाल है, तो इस पर खास ध्यान दीजिए। अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन कम रह गया तो होता है डिवॉर्फिज्म यानी बौनापन। अगर बचपन में ये ज्यादा हो गया तो होता है जाइगेंटिज्म, और अगर बड़े होने के बाद ये ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं एक्रोमेगेली। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब उन ग्लैंड्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे शरीर के रोजमर्रा के एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और रिसोर्स लेवल को मैनेज करते हैं। ये है थायराइड, पैराथायराइड और पैनक्रियाज। थायराइड ग्लैंड को आप अपने शरीर का एक्सीलरेटर मान सकते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म मतलब हम कितनी तेजी से एनर्जी यूज कर रहे हैं उसे कंट्रोल करता है, और इसके हार्मोन थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है।
आयोडीन की कमी से ही घिंगा यानी गॉइटर रोग हो जाता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड का काम तो बहुत ही सीधा साधा है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है PTH = पुश द कैल्शियम। इसका सीधा सा मतलब है कि पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे खून में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। बस। अच्छा जी, अब आते हैं पैंक्रियास पर। ये है हमारे शरीर का शुगर मैनेजर। ये दो बहुत ही जरूरी हार्मोन बनाता है जिनके काम एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, जो ब्लड शुगर को कम करता है, और अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, जो ब्लड शुगर को बढ़ाता है। और हाँ, BPSC का एक बहुत बड़ा ट्रैप याद रखिएगा। डायबिटीज एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं। चलिए अब उन ग्लैंड्स की तरफ चलते हैं जो तनाव, इमरजेंसी और हमारे रिप्रोडक्शन साइकिल को संभालने के लिए जिम्मेदार हैं। ये हैं एड्रिनल ग्लैंड्स और गोनैड्स। हमारी किडनी के ठीक ऊपर एक टोपी की तरह बैठी एड्रिनल ग्लैंड हमारे शरीर का इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है। जब भी हम किसी खतरे में होते हैं, चाहे वो सड़क पर तेजी से आती गाड़ी हो या कोई मुश्किल एग्जाम, यहीं से हमारी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया चालू होती है। एड्रेनलिन का जो असर होता है उसे याद रखने के लिए एक सिंपल सा 3B रूल है। क्या होता है? BP यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रीदिंग यानी सांस लेने की रफ्तार तेज हो जाती है, और बीट्स यानी दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। ये तीनों चीजें हमें उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार कर देती हैं। अब जल्दी से कुछ और जरूरी ग्लैंड्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। गोनैड्स यानी टेस्टिस और ओवरीज सेक्स हार्मोन बनाते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन बनाती है, जिसे हम मिडनाइट हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी नींद को कंट्रोल करता है। और थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन बनाती है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, हालांकि ये जवानी के बाद सिकुड़ जाती है। तो दोस्तों, अब हम अपने आखिरी सेक्शन में हैं। यहाँ हम समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम खुद को बैलेंस में कैसे रखता है, और फिर करेंगे एक रैपिड फायर रिवीजन ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो सवाल ये है कि शरीर अपना बैलेंस बनाता कैसे है? इसके लिए एक कमाल का सिस्टम है जिसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ये बिल्कुल हमारे घर के AC या फ्रिज के थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। जैसे ही किसी हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, एक सिग्नल जाता है कि भाई बस करो, प्रोडक्शन रोको। फिर लेवल वापस नॉर्मल पर आ जाता है और बैलेंस बना रहता है। चलिए अब हो जाए एक क्विक रिवीजन फायर। तैयार है सब? अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला सवाल, इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन। अच्छा, ब्लड शुगर कम करने वाला हार्मोन? इंसुलिन। और शुगर को बढ़ाने वाला? ग्लूकागॉन। बहुत बढ़िया। नींद का हार्मोन? मेलेटोनिन। कैल्शियम कौन बढ़ाता है? PTH। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंघा। शानदार। तो दोस्तों, अगर आज हार्मोन्स का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो यकीन मानिए BPSC के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के बारे में, जो बायो का एक और बहुत जरूरी चैप्टर है। अगर आपको ये क्लास काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, बिहार मैटर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।